हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एंडिवर प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ताजा तरीन मुद्दे पर। जो कि यह मुद्दा वैसे तो ताजा तरीन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अभी चुनावी माहौल चल रहा है और इसी माहौल के दरमियान कुछ महीने पूर्व, यानी कि एक आध महीने पूर्व, ध्रुव राठी जी के द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि भारत डिक्टेटरशिप के तरफ आगे बढ़ रहा है। फिर इनके द्वारा एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि भारत का जो डिक्टेटर है वह डरा हुआ है, और इस पर एक रिएक्शन वीडियो अंकित अवस्थी जी के द्वारा बनाया जाता है। चूंकि दोनों लोग अपने आप में एक विद्वान व्यक्ति हैं, तो बहुत ज्यादा बातचीत को ज्यादा न खींचते हुए हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इन दोनों में, अंकित अवस्थी और ध्रुव राठी, इन दोनों में कौन है बेहतर और किसने एक सही कंक्लूजन दिया है। क्या सिर्फ और सिर्फ किसी व्यक्ति ने नकारात्मक पक्षों को और सिर्फ किसी व्यक्ति ने सकारात्मक पक्षों को तो नहीं दिखाने का प्रयास किया, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि यह जो मुद्दा है यह किस तरीके से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपका जीएस पेपर सेकंड है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होता है, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो ध्यान देते चलिएगा, ऐसे ही ताजा तरीन मुद्दों पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। ध्रुव राठी जी ने जो वीडियो जारी किया वह पूरी तरीके से सरकार कैसे डिक्टेटरशिप की तरफ आगे बढ़ रही है उस पर चर्चा किया। जब अंकित अवस्थी जी ने इस पर वीडियो बनाया तो अंकित अवस्थी जी ने पूरी तरीके से सरकार का कैसे गुणगान किया जा सकता है, कैसे सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक पक्षों को दर्शाया जा सकता है, उस पर बातचीत करी। अगर बात करें तो बच्चों ने खूब ज्यादा ट्रोल किया कि सर अब तो आपकी राज्यसभा की टिकट पक्की हो गई, आप तो भाजपा के जो है कि प्रवक्ता बनने की तरफ उन्मुख हो चुके हैं, तमाम प्रकार की बातचीत। तो आइए जानते हैं इस पर हम महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए कि आखिर क्या कुछ हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो मुद्दा है वह आपके जीएस पेपर सेकंड, जिसमें आप क्वालिटी गवर्नेंस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब बात आती है, एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आता है जो कि आपका गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है कि आखिर गुड गवर्नेंस क्या है। क्या एक डिक्टेटरशिप कंट्री में गुड गवर्नेंस स्थापित किया जा सकता है या नहीं। अगर इसकी बात करें तो देखिए, जो गुड गवर्नेंस होता है, अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करें तो गुड गवर्नेंस एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम होता है जहां पर सोसाइटी के एक सबसे पिछड़े तबके के व्यक्ति का विकास हो सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, उसे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं। और यह मैंडेटरी नहीं है कि वह सिर्फ और सिर्फ किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो सकता है। इसके तमाम एग्जांपल्स आपको दुनिया में देखने को मिल जाएंगे कि यह जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ किसी डेमोक्रेसी वाले देश में ही आपको गुड गवर्नेंस देखने को मिले, जहां पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगी और तमाम प्रकार की चीजें। जो कुछ भी ध्रुव राठी जी ने बातें पेश की उस पर हमारी क्या राय है, अंकित अवस्थी जी ने जो बातें पेश की उस पर हमारी क्या राय है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अब बात आती है आपकी कि यहां पर जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने बताने का प्रयास किया है सॉरी, कि एक इंटेलेक्चुअल जो वर्ग होता है, जिसे कई बार बौद्धिक आतंकवादी के नाम से, यानी कि इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के नाम से भी जाना जाता है, इसमें दो धड़ा है। एक धड़ा आपका निगेटिव फैक्ट दिखाता है, एक धड़ा आपका पॉजिटिव फैक्ट दिखाता है। अब कैसे हम बेहतर चीजों को प्राप्त करें कि क्या वास्तव में भारत डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है या सिर्फ और सिर्फ ये बातें कहने को है। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया एक्स हैंडल पे अपने कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, जो लोकतंत्र मरा हुआ हो। मीडिया समेत सभी संस्थाओं पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया तब इन्होंने यह ट्वीट किया। आइए सिलसिलेवार तरीके से हम चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यदि भारत में वास्तव में डिक्टेटरशिप होता तो ये जितने भी मीम्स वायरल हो रहे हैं, ये मीम्स वायरल ना होते। जो एक कहने की आजादी, बोलने की आजादी, जिसे आप कहते हैं कि जो एक्सप्रेस करने की जो हमारी फ्रीडम है, वह भी शायद छीन ली जाती। परंतु ये कहना गलत होगा कि भारत डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं बढ़ रहा है। अगर भारत के वर्तमान परिदृश्य को देखें तो हमें यह पता चलता है कि शायद भारत डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। इसमें बहुत बार आपका सीबीआई की बात की जाती है,
ईडी की बात की जाती है, जो कि कहीं ना कहीं चुनिंदा उन लोगों को टारगेट करने का प्रयास कर रहा है जो कि विपक्ष से जुड़े हुए हैं। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। अब बात आती है कि पूरे विश्व में बहुत सारे डिक्टेटर देखने को मिले। यहां पर आपको उन डिक्टेटर्स की इमेज देखने को मिलेगी, चाहे उसमें हिटलर हुए और अलग अलग डिक्टेटर। यहां पर मैंने एक इमेज लिया हुआ है, जिस इमेज में यहां पर आपको एक जो ड्रॉप ब्लड का दिख रहा है, इस एक ड्रॉप का मतलब है 1 मिलियन पीपल। जिस डिक्टेटर के आगे जितने ड्रॉप्स उतने मिलियंस पीपल्स को जो है कि मार डाला, जिसमें आप मौत से तुम का नाम प्रमुखता से देखेंगे। अब आप इसमें काउंट करते रहिएगा कि किसने कितनों को मारा। ये पीडीएफ आप लोगों को इंडिब्योर प्रेप के एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगी, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। सॉरी। अब बात आती है कि क्या भारत में एक तानाशाही बेहतर प्रदर्शन कर सकती है? तो मैं यहां पर कुछ कोट लेना चाहूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वांटेड डिक्टेटरशिप इंडिया फॉर 20 ईयर्स। जब भारत आजाद हो तो भारत के आजादी के बाद भारत में 20 सालों तक डिक्टेटरशिप रहे, ऐसा मानना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि फांसीवाद व कम्युनलिज्म के बीच का, यानी कि फासिज्म और कम्युनलिज्म के बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, परंतु बहुत सारे विद्वान ऐसा कहते थे कि ऐसा कोई भी रास्ता नहीं निकाला जा सकता है। अब समझिएगा बातचीत को। यहां पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से इस इमेज में मिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे आप सभी को। अब अगर हम बात करते हैं कि एक जो है कि विजय देवराकोंडा है, ये मानते हैं कि जो बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप होती है वह किसी राष्ट्र के लिए बेहतर होती है। भारत का एक मध्यम वर्गीय परिवार, यानी कि जो मीडियम क्लास होता है, वह कहीं ना कहीं एक उदारवादी डिक्टेटरशिप को लाइक करता है। उसको ऐसा लगता है कि उदारवादी लोकतंत्र चीजों को बेहतर कर सकता है, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। समझिएगा बातचीत को। आज वर्तमान समय में 53 ऐसे देश हैं जहां पर डिक्टेटरशिप शासन चल रहा है। साउथ अमेरिका के 3, यानी कि जो आपका लैटिन अमेरिका है, एशिया मिडिल ईस्ट एशिया में 27 अप टू 28 हो चुका है, और आपका अफ्रीका में 22 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर डिक्टेटरशिप विद्यमान है। क्योंकि जो डिक्टेटर्स होते हैं इनको सपोर्ट मिलता है रिच पीपल के थ्रू। रीजन होता है क्योंकि सोशल इशूज, इकोनॉमिकल इशूज और इंटरनल डिस्टर्बेंस विद्यमान होता है, इसीलिए इनको सपोर्ट मिलता है रिच पीपल के द्वारा। और ये डिक्टेटर्स चूंकि जब सपोर्ट मिलेगा तो ये आगे बढ़ते हैं। अब क्या भारत में ऐसा हो पा रहा है? देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रसिया, चाइना, अफगानिस्तान, इधर आपका जो आपके साउथ अमेरिका के जो देश हैं कुछ, और इधर आपका अफ्रीका की मोस्टली कंट्रीज। विद्वानों का मानना यह है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने कुछ पड़ोसी मुल्कों से पीछे रह गया। जैसे कि अगर बात करें रसिया की, बात करें चाइना की, तो भारत उनसे पीछे रह गया। इसके पीछे कुछ कारण थे और उन कारणों पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। पहले तो आप इन कंट्रीज का नाम आप एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से, जिसमें टोटल 53 कंट्रीज को यहाँ पर शामिल किया गया है कि वे कौन कौन सी 53 कंट्रीज हैं। सॉरी, चाहे आपका सऊदी अरबिया हुआ, सोमालिया हुआ, सूडान हुआ, और बहुत सारी कंट्रीज का यहाँ पर नाम आपको देखने को मिल जाएगा। डिक्टेटरशिप कितने टाइप का होता है? तो डिक्टेटरशिप एक तो होता है आपका मिलिट्री टाइप का, एक मोनार्की जहां पर राजा, पर्सनलाइज्ड, सिंगल पार्टी और हाइब्रिड, जैसे कि आपका पाकिस्तान और अन्य देशों में अलग अलग टाइम पर देखने को मिला अलग अलग टाइप की डिक्टेटरशिप। कोरिया और कैमरून के लोगों जो है कि डिक्टेटरशिप का अनुभव नहीं कर पाते, इसीलिए उनको लगता है कि उनके ऊपर तानाशाही नहीं है, यानी कि वे फील ही नहीं कर पाते, उन तक न्यूज पहुंचने ही नहीं दी जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपको न बताए कि भारत क्यों जा रहा है डिक्टेटरशिप के करीब, क्या वजहें हैं, तो शायद आप भी ऐसी चीजों से अनभिज्ञ रह जाएंगे। अब समझिएगा, निरंकुश शासक के बेहतर कुछ उदाहरण भी हैं। एक होता है आपका डिक्टेटरशिप, एक होता है आपका ऑटोक्रेसी। डिक्टेटरशिप और ऑटोक्रेसी में डिफरेंस समझना आपको बड़ा जरूरी है। डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप में एक पक्ष, एक समूह तानाशाही करता है, अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करता है। जो निरंकुश शासक होता है, यह निरंकुश शासक क्या होता है? ये एक व्यक्ति विशेष होता है। जो फारस के राजा थे जिसका नाम था साइरस महान,
साइरस महान ने पहली बार मानवाधिकारों का जो घोषणा किया था अपने नागरिकों के लिए, वह फारस के शासक ने किया था, जो कि एक ऑटोक्रेसी यानी कि निरंकुश शासक था। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस, सिंगापुर के पीएम ली क्वान यू ऐसे शासक थे जो कि एक बेहतर निरंकुश शासक थे। इन्होंने समाज के लिए, अपने नागरिकों के लिए चीजों को बेहतर किया। अब बात आती है कि क्या चाइना में डिक्टेटरशिप है? तो जी हाँ, बिल्कुल चाइना में डिक्टेटरशिप है, परंतु वह डिक्टेटरशिप डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप टाइप की है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में डिक्टेटरशिप विद्यमान हुई और बड़े लंबे अरसे तक चली। आज भी चाइना में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी शासन कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो चाइना में डिक्टेटरशिप है, रशिया में डिक्टेटरशिप है, अफ्रीका के बहुत सारे देशों में डिक्टेटरशिप है। रशिया जिसने 2020 में संशोधन करके व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक राष्ट्रपति घोषित कर दिया। तो यह कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप के एग्जांपल्स हैं। अब समझिएगा, यहां पर एक चीज और आती है कि ऑटोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो डिक्टेटर होता है वह कभी परोपकारवादी नहीं हो सकता। जो निरंकुश शासक होता है वह परोपकारवादी हो सकता है, यानी कि ऑटोक्रेटिक इन अ पर्सन एंड बेनोवलेंट, यानी कि वह बेनोवलेंट हो सकता है जो ऑटोक्रेसी रहेगा, परंतु एक डिक्टेटर बेनोवलेंट नहीं हो सकता। परंतु भारत में बहुत सारे ऐसे राजनेता जैसे कि परेश रावल हुए, और अभी हमने आपको एक साउथ के हीरो का नाम बताया, वे हुए, और बहुत सारे लोग, मध्यम वर्गीय लोग ये मानते हैं कि भारत में यदि बेनोवलेंट टाइप की डिक्टेटरशिप रहेगी तो इससे भारत आगे बढ़ेगा। आप समझते चलिएगा। अरविंद पंगड़िया इंडिया द इमर्जिंग जॉइंट में लिखते हैं कि कोरिया गणराज्य, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जैसे देशों ने सत्तावादी शासन के तहत विकास की उच्च दर प्राप्त की है, यानी कि एक डिक्टेटर शासन के अंतर्गत इन्होंने बड़ी ग्रोथ हासिल की है। ये बात आप लोग समझिएगा। अरविंद पंगड़िया इसको लिखते हैं, किसमें लिखते हैं? इमर्जिंग जॉइंट में लिखते हैं। एक बहुत अच्छा सा प्रश्न बन सकता है कि इमर्जिंग जॉइंट किसके द्वारा लिखा गया। रुचिर शर्मा ब्रेकआउट नेशंस में लिखते हैं कि 1950 और 1990 के बीच जिन 8 देशों की आय चौगुनी हो गई थी, जैसे कि ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग और बहुत सारे देश, वहां पर लोकतंत्र नहीं था, बल्कि वहां पर तानाशाही विद्यमान थी। अब एक और अर्थशास्त्री आते हैं जिनका नाम है, ध्यान रखते चलिएगा आप सभी, और उस अर्थशास्त्री का नाम है विलियम स्टर्लिंग। विलियम स्टर्लिंग ने अपने पुस्तक में बताया कि बेनोवलेंट ऑटोक्रेटस नामक शोध पत्र में इन्होंने बताया कि यदि दुनिया के बहुत सारे मुल्क, लगभग 10 मुल्क ऐसे हैं जो तानाशाही से आगे बढ़ गए और हम उनका एग्जाम्पल लेते हैं, समझना बच्चा, कि अगर हम उनका एग्जाम्पल लेते हैं कि देखो ये मुल्क तो आगे बढ़ गया क्योंकि यहाँ पर डिक्टेटरशिप थी, तो क्या हम उन मुल्कों को नजरअंदाज कर दें जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप की वजह से आज आटे के लाले पड़े हैं, थाली उठा करके लोग कटोरा मांग करके भीख मांग रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान, म्यांमार और आपके अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज, क्या हम उनको नजरअंदाज करते? तब बात आती है, तो आप ध्यान रखते चलिएगा, ये अर्थशास्त्री विलियम स्टर्लिंग ने जो है आपका एक बेनोवलेंट ऑटोक्रेट्स नामक शोध में इसको जारी किया। चीन की प्रगति की कहानियों में मीडिया की भी भूमिका है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में तानाशाहों ने अफ्रीका में कितनी गड़बड़ी की है, इसकी कहानियां वास्तव में भारतीय प्रेस में कभी आ भी नहीं पाती, क्योंकि हम वही देखते हैं जो प्रेस हमें दिखाना चाहता है। तो यह कुछ एक गड़बड़ियां हैं जिन गड़बड़ियों के ऊपर बातचीत करने की आवश्यकता है। एक बेहतर सा कंक्लूजन देने का प्रयास करूंगा। ध्यान रखते चलिएगा, अभी आपका जो ट्रेन का हादसा हुआ, उस ट्रेन के हादसे में बहुत सारे लोग मारे गए, या एक ऐसा आप समझिए कि एक हवाई जहाज फला जगह से उड़ान भरता है फला जगह पहुंचने के लिए, या तो इसको हाईजैक कर लिया जाता है, या तो इसको हाईजैक कर लिया जाता है, या तो यह किसी वजह से क्रैश कर जाता है। अब लोगों के मन में एक सवाल आता है, लोगों का मन का वह सवाल है कि जो वायु यात्रा है वह वायु यात्रा अनसेफ है, समझिएगा, अनसेफ है। तो लोगों ने एक ऐसी धारणा बनाई कि वायु यात्रा अनसेफ है, बट क्या वास्तव में वायु यात्रा अनसेफ है?
दुनिया में ऐसे हजारों एयरपोर्ट्स पर डेली लाखों विमान उतरते हैं, यात्रियों को सकुशल घर पहुंचाते हैं। ठीक इसी तरीके का पूर्वाग्रह तानाशाही को लेकर के है। भारत जैसे मुल्क की तुलना जब चाइना से की जाती है तो कहा जाता है कि चाइना भारत से कुछ वर्षों बाद, 1-2 वर्षों बाद आजाद हुआ, फिर भी वह क्यों इतना विकास कर गया? तो उसके विकास के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और वह कारण है कि चाइना में अधिनायकवाद यानी कि डिक्टेटरशिप रही। यदि भारत को आगे बढ़ना है तो कुछ एक मामलों में सरकार को तानाशाही दिखानी पड़ेगी। भारत का युवा आज भी चाहता है कि सरकारी नौकरी उसके कदम चूमे और वह सरकारी नौकरी को प्राप्त करके जीवन को आराम से गुजार सके, क्योंकि भारत का युवा पढ़ाई में तो मेहनत करना चाहता है, परंतु वह देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता है। भारत का युवा चाहता है एक सुलभ नौकरी, एक सुलभ जॉब जो कि उसको जीवन पर्यंत पैसा देती रहे और बुढ़ापे में पेंशन भी उसको मिलता रहे। यदि भारत को चाइना, रसिया, हांगकांग, सिंगापुर जैसे देशों के तरह तीव्र वृद्धि करनी है तो कुछ एक मामलों में भारत को तानाशाह बनने की जरूरत है। और जी हां, बिल्कुल मैं ध्रुव राठी जी की बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं कि भारत डिक्टेटरशिप के तरफ बढ़ रहा है। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि कोई वायुयान यदि क्रैश कर गया, हाईजैक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि यह अनसेफ है, परंतु इसका एक यह भी मतलब निकलता है कि यदि डिक्टेटर बेनोडेंट टाइप का है, उदारवादी किस्म का है, तो वह देश को आगे भी ले जा सकता है। तो हमें अपने वर्तमान सरकार से यही उम्मीद है कि हमारी वर्तमान सरकार एक उदारवादी तानाशाह के रूप में लेकर के भारत को आगे बढ़े, क्योंकि कभी कभी जब बर्तन खराब हो जाता है तो कुम्हार को उसे पीट पीट करके सही करना पड़ता है। और शायद भारत में आज के समय में वही स्थिति चल रही है और वास्तव में वर्तमान सरकार आवश्यकता है आज के भारत की। अगर बात करें अंकित अवस्थी जी की, तो अंकित अवस्थी जी ने जो अपने मुद्दे रखे सकारात्मक पक्ष में रखे, उनको भी मैं डिनाई नहीं करता हूं, परंतु ये कहना कि भारत डिक्टेटरशिप की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है यह न्यायोचित नहीं है, क्योंकि दिखता है कि व्हाट इज द डिक्टेटरशिप और डिक्टेटरशिप की क्या क्वालिटीज हैं। उन क्वालिटीज से भारत आज के टाइम पे ओतप्रोत होता जा रहा है, चाहे वह मीडिया के ऊपर बैन लगाना हो या अलग अलग जगहों पर लोगों के ऊपर शिकंजा कसना हो या छात्रों को पीटा जा रहा हो, पेपर का लीक होना और सरकारी तंत्र पर कॉरपोरेट जगत का अधिनायकवाद होना। जैसे कि मैंने बताया, एक डिक्टेटर के पीछे होते हैं रिच पीपल। अब मैं अंबानी और अडानी का नाम नहीं ले रहा हूं, परंतु आप खुद समझदार हैं और आप उनका जो है कि अपने विचार के स्तर पर इसे सोच सकते हैं। मेंस परीक्षा में एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र और तानाशाही व्यवस्था में अंतर स्पष्ट करें। और जब आपको ये सारी की सारी चीजें पता रहेंगी तो आप उसमें एक बैलेंस बनाते हुए आंसर लिखेंगे, और कभी भी आंसर लिखिएगा तो उसको बैलेंस रहने दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का यह जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पे हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर। आप सभी को ढेर सारा प्यार। नमस्कार।